हेलो, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। अब हम उत्सर्जन की बात करेंगे, जो कि एक जैव प्रक्रम है। इसे इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं और ये इस पूरे चैप्टर का अंतिम भाग है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाया जाता है। तो उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं, जैसे कि पाचन, पोषण, और हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन की, और हमने ये भी बात करी थी कि श्वसन किस प्रकार से होता है। तो इन सब ही जैव प्रक्रमों में हमने ये जाना था कि कोई ना कोई हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ भी बन जाते हैं, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंसेस, पदार्थ ऐसे बन जाते हैं हमारे शरीर के पालन पोषण में, हमारे शरीर के नियंत्रण में, पूरे उसके चलाने में ऐसे कुछ पदार्थ भी बन जाते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। इन पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना आवश्यक होता है और वो उत्सर्जन नामक जैव प्रक्रम के माध्यम से होते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन उपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में वितरित कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने एक अमीबा में देखा था ना, अमीबा क्या करता है, वो खाना कैसे खा लेता है, अपने आप को खोल देता है और अंदर खाना घुस जाता है। वो एक कोशिकीय जीव होता है। उसी प्रकार से उसमें जो भी इस प्रकार से उपशिष्ट निकलते हैं, जो भी गंदगी होती है, हानिकारक उपापचयी पदार्थ होते हैं, उनका क्या करता है, वो उन्हें जिस प्रकार से वो खाता है उसी प्रकार से वो निकाल देता है, अपने आप को थोड़ा सा उसमें पोर्शन बनाता है और उसमें से वहाँ से जल में वितरित हो जाते हैं ये सारे हानिकारक पदार्थ। लेकिन अब बहुकोशिकीय जीव है, उनमें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अन्य प्रक्रम में भी हम देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। तो कौन से विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं वो हम देखेंगे। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। तो मूत्रवाहिनी एक जोड़ा होता है। आप देखिए यहाँ पे बाईं मूत्रवाहिनी दिख रही होगी, ऐसी एक दाईं मूत्रवाहिनी होती है। ऐसे ही मूत्रमार्ग होता है एक, ये आपको दिख रहा होगा एक मूत्रमार्ग। ये है मूत्राशय, है ना, मूत्राशय। और दो वृक्क होते हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क। ये आपको बायां वृक्क दिख रहा है इस चित्र में, ऐसे ये है दायां वृक्क, है ना, दायां वृक्क। तो ये जो वृक्क होता है इसे इंग्लिश में तो हम किडनीज बोलते हैं, है ना, और बाकी सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी जान लेते हैं। ये होता है हमारा, देखिए, यूरेथ्रा। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा कहते हैं। और ये मूत्रवाहिनी जो होती है इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। ये लेफ्ट वाला यूरेटर है। और ये जो है वृक्क, ये होती हैं किडनीज हमारी। तो दो किडनीज होती हैं, एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। इसके अलावा क्या क्या होता है, बाईं वृक्क धमनी, बाईं वृक्क शिरा, महाधमनी और महाशिरा। ऐसे बाईं वृक्क धमनी है, ऐसी दाईं वृक्क धमनी भी होगी। ये बाईं वृक्क शिरा दिख रहा है, ऐसे दाईं वृक्क शिरा भी होगा। तो ये हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र है हमारे मानवों में, और इस प्रकार से हमारे मूत्र उत्पादन होता है। तो वृक्क क्या होता है, वृक्क किडनी होती है और वो उदर में यानी एब्डोमेन में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं ये, उसका लोकेशन नोट कर लीजिए कि ये उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। तो मूत्र क्यों बनाया जाता है, मूत्र इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रुधिर में जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो हानिकारक होते हैं उनको छाना जाता है और उनको बाहर किया जाता है। वो बाहर करने का वो जो तरल वो मध्य होता है वही मूत्र होता है। तो वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक
फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं यानी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। हमने कैपिलरीज के बारे में पहले भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ भी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है वृक्क में, और ये बहुत सारी पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाएं होती हैं। इन निस्पंदन इकाइयों यानी फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। तो ये आपस में बहुत ऐसे नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, और ये जैसे कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, वैसे यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं। ये फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। क्या होते हैं ये? फिल्ट्रेशन यूनिट, निस्पंदन इकाइयों, इससे ही फिल्टर होके जा रहा होता है आगे मूत्र। तो मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। तो मूत्राशय में यानी कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मूत्र भरा हुआ रहता है तब तक जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। फिर उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर फाइनली वो मूत्र मार्ग से बाहर हो जाता है। और ये हम खुद सोच सकते हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब मूत्र करना है कब नहीं। ये क्यों हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक, पूरी हद तक नहीं। ये नहीं कि हम कभी मूत्र ही ना जाएं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली एंड में अगर हम बिल्कुल ही मूत्र ना जाएं तो अपने आप भी मूत्र निकल सकती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये मूत्र कंट्रोल करने की जो शक्ति है, या उसको ऐसा कह लीजिए नियंत्रण जो है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है। इसलिए उनके जो मूत्र है उसमें उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है। तो मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर फिर कर दिया जाता है। तो प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं। तो फिर इनका क्या किया जाता है? जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों को चयनित वापस ले लिया जाता है। तो कैसे ले लिया जाता है इनको वापस? जो कुछ भी जल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण ये कुछ रह जाते हैं, तो शुरुआत में ही जब वो जा रहा होता है अंदर, तो उसमें से इसको वापस से निकाल दिया जाता है। और जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करती है। तो जल की मात्रा जो होती है इस मूत्र में, वो किस पे डिपेंड करती है कि शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त कितना एक्स्ट्रा जल है, और इसके अलावा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है, यानी कितना हमें जो हानिकारक सब्सटेंसेस हैं उन्हें कितना निकालना है, उस पे डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में जल होगा इसके अंदर। अब प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका यानी मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। हमने उस चित्र में भी देखा था कि मूत्रवाहिनी किस प्रकार से वृक्क को मूत्राशय से जोड़ रही होती है। तो प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र कहाँ बनता है? मूत्र वृक्क में बनता है। तो वो फिर वृक्क में बन के एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, और फिर क्या होता है? मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, यानी कि वो वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है मूत्राशय में, है ना। और फिर तब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी बात मैंने पहले करी थी कि क्यों हम हमारा ये कंट्रोल कर पाते हैं कि हमको कब मूत्र जाना है, कैसे। तो ये होता है। अब हम आगे जानेंगे एक वृक्काणु की रचना के बारे में। नेफ्रॉन एक वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से बना होता है। किससे बना होता है? वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका से।
वृक्क कोशिका में कोशिका का एक गुच्छा होता है। क्या होता है? कोशिका का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये जो गुच्छा दिख रहा है आपको, ये है ग्लोमेरुलस, है ना। अब इस एक घेरने वाला बोमन कैप्सूल होता है। ये घेरने वाला बोमन कैप्सूल आपको देख रहा होगा। तो एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक बोमन का कैप्सूल होता है। ये कहाँ पे होता है? वृक्क कोशिका में होता है, ठीक है। अब एक स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक गुर्दे में 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में इतने तो नेफ्रॉन होते ही हैं। और नेफ्रॉन का ओवरऑल चित्र आप देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है। ये बोमन का कैप्सूल है, ये आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है। ये है वृक्काणु का नालिकाकर भाग। ये क्या है? वृक्काणु का नालिकाकर भाग। ये है वृक्क धमनी की शाखा, ये है वृक्क शिरे की शाखा, और ये है संग्राहक वाहिनी। ये क्या है? संग्राहक वाहिनी। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन दिखता है, वृक्काणु दिखता है। और अब हम जानेंगे कि कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो एक कृत्रिम वृक्क डायलिसिस के माध्यम से रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को निकालने का एक उपकरण है। तो कुछ लोगों का क्या होता है, जो किडनी होती है फेलियर हो जाता है, उनकी किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो फिर उनका जो बॉडी में, शरीर में हानिकारक सब्सटेंसेस हैं, हानिकारक चीज़ें हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने का ये जो पूरा प्रक्रम है वो नहीं हो पाता है। इस कारण ये डायलिसिस होता है। डायलिसिस से क्या होता है, इस प्रकार से जो ये खून है उसको ले लिया जाता है और फिर उसी खून को साफ करके वापस अंदर डाल दिया जाता है। तो ये डायलिसिस इस प्रकार के इस उपकरण से होता है, ठीक है। अब अंगदान की हम बात करेंगे। तो कई लोग, जैसे मैंने बोला, उनके किडनी फेल हो जाती है, उनकी किडनी काम नहीं कर रही होती है किसी भी कारण। तो अंगदान एक ऐसा उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता है। तो अंगदान में किसी एक व्यक्ति यानी दाता शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा यानी सर्जरी द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति यानी ग्राही के शरीर में वो उस शरीर के भाग को डाल दिया जाता है, यानी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यवृफत, आग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। तो इन सब का अंगदान यूजुअली किया जाता है। अधिकांशतः अंगदान व उत्तक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर देते हैं तब होते हैं। लेकिन कुछ अंग होते हैं जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और उत्तकों का दान दाता जीवित होने पे भी कर सकते हैं। उनमें से एक है किडनी। किडनी का भी जो दान है वो मरने से पहले किया जा सकता है। एक किडनी को दान किया जा सकता है और ये जो दान है ये बहुत ही बड़ा दान होता है और इससे किसी का जीवन बच सकता है, किसी के जीवन में बहुत सरलता आ सकती है। तो इसलिए अंगदान डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कार्य है जिसके लिए एनकरेज ही करना चाहिए। अब पादपों में उत्सर्जन क्या होता है हम वो जानेंगे, यानी प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। पादप में विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते। पत्तियों में रंध्र के माध्यम से पौधे से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्सर्जित होते हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को हमें उत्सर्जित करना होता है पेड़ों को, तो वो स्टेमाटा यानी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड उनका किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है, उनको किस प्रकार से निकाला जाता है, वो भी पत्तियों के रंध्र से निकाला जाता है। वो रेस्पिरेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तब की बात हो रही है ये। तो पादपों में कोई विशेष तरह के तंत्र नहीं होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं और 3 तरीके से इनमें एक्सक्रीशन होता है।
तो पहला तो रंध्र के माध्यम से होता है उनका एक्सक्रीशन। दूसरे प्रकार का एक्सक्रीशन क्या होता है? अतिरिक्त जल को निकालना। वे अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। और अन्य अपशिष्ट उत्पाद के लिए पौधे कुछ हिस्सों में अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिका में संग्रहित कर सकते हैं। यानी तीसरा किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है? जो सेल्स के बीच में गैप होते हैं उनमें इनको संग्रहित कर दिया जाता है और फिर उन हिस्सों को खो सकते हैं, जैसे पत्तियां। तो पत्तियों में क्या होता है? पत्तियां मुरझा जाती हैं और फिर झड़ जाती हैं। पत्तियां झड़ना होता है ना, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती या जो हानिकारक हो सकते हैं पेड़ के लिए, उनको किस प्रकार से उनका उत्सर्जन किया जाता है? उनको कोशिकीय रिक्तिका में संग्रहित कर दिया जाता है। जैसे पत्तियों में उनको संग्रहित कर दिया जाता है और फिर वो पत्तियां गिर जाती हैं कुछ दिन बाद। तो पत्तियां ही गिर जाती हैं, इस वजह से पेड़ पौधों में कुछ कुछ दिन में फूल गिर जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, वो इसीलिए होता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को रेजिन और गोंद के रूप में भी संग्रहित किया जाता है और नियमित रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेजिन और गोंद के रूप में भी इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित करते हैं। पांचवा तरीका क्या होता है कि जो सॉइल है वहाँ पे आप इन पदार्थों को निकाल दीजिए। तो इस प्रकार से प्लांट्स कुछ अपशिष्ट पदार्थों को सॉइल में निकाल देते हैं। अब मनुष्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सी चीज़ें होती हैं जो मिलके मनुष्य को बनाती हैं? तो हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व और उनका कितना प्रतिशत बना के एक इंसान को बनाती हैं। तो इंसान में 65% जो हमारा रासायनिक तत्व होता है वो ऑक्सीजन होती है। 18% हमारा प्रंगार यानी कार्बन होता है। 10% हाइड्रोजन यानी उदजन होता है। 3% हमारे नाइट्रोजन का होता है तत्व और 1.5% कैल्शियम होता है। इसके अलावा फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, जस्ता, तांबा, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मेलिब्डेनम, मानव शरीर में बनाने वाले ये सारे अन्य तत्व होते हैं। तो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका जल्दी से हमें उत्तर बता दीजिए। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हमने वृक्काणु किस प्रकार से दिखता था उसके बारे में बताया था। अब आप इस वीडियो को पॉज करके पहले तो खुद इसका उत्तर दीजिए और बनाइए उसका चित्र अपने आप से कि किस प्रकार से वृक्काणु दिखता है। तो देखिए, वृक्काणु की संरचना जो रचना होती है वो इस प्रकार की होती है। नेफ्रॉन का एक वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से बना होता है और वृक्क कोशिका में कोशिका का एक गुच्छा होता है और इस प्रकार से उसे ग्लूमेरुलस कहते हैं। ये बोमन का एक कैप्सूल होता है। ये सारे इसके अलग अलग भाग होते हैं। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है पादप द्वारा। पहले तो आप खुद ही उन्हें रिवाइज करके बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, तो पादप में उत्सर्जन किन किन प्रकार से होते हैं ये मैंने 5 मार्क किए हुए हैं ना। इन प्रकार से होते हैं। एक तो पत्तियों में रंध्र के माध्यम से होते हैं, क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जाता है। तीसरा कौन सा होता है कि कोशिकीय रिक्तिका में संग्रहित कुछ चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो झड़ जाती हैं, जैसे पत्तियां झड़ जाना। चौथा, रेजिन और गोंद के रूप में भी संग्रहित हो जाती हैं और इन्हें नियमित रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। पांचवा, आसपास के मृदा यानी सॉइल में भी उसे उत्सर्जित कर दिया जाता है कुछ अपशिष्ट पदार्थों को। तो ये हमारे प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया और यही इसका उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न है कि मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है। चलिए बताइए, इसका भी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद ही इसका आंसर दीजिए। तो हमने पढ़ा था ना कि किस प्रकार से मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है कि जब तक फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे। और ये पूरा हमने पढ़ा था। जो जल की मात्रा है
तो वो पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से जल की मात्रा का निर्भर होता है और इसी प्रकार से मूत्र कितना निकलेगा और उसमें कितनी जल की मात्रा होगी, ये सारा इसी चीज़ पे डिपेंड करता है और इसी प्रकार से मूत्र उत्पादन होता है। तो ये तो था हमारा प्रश्न 3 का उत्तर और इसी प्रकार से हम इस चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पोषण पाचन के बारे में जाना, हमने श्वसन के बारे में जाना, हमने किस प्रकार से एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किस प्रकार से मूत्र विसर्जन, किस प्रकार से वहन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन सब के बारे में हमने जाना। हमने पादपों के भी बारे में जाना कि उनमें ये किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंत तक मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी और आपको और भी आश्चर्य हो रहा होगा कि हमारा शरीर कितना अमेजिंग, कितना वंडरफुल है। अब आगे के चैप्टर्स में हम ऐसी ही कुछ और रोचक बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपसे फिर से स्टडी रूम की कोई अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।